कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन पढ़ते समय आपके दिमाग में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यू भी बिलोंग्स टू आर एन ए यानी वेक्टर है, डिफाइन किया है दिस, ऐसा डिफाइन किया है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो यह क्वेश्चन आपका सीएमआई डेटा साइंस में भी काम आएगा एंड ISIM स्टैट्स में भी काम आएगा। ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं। तो ट्राई कैसे करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, यही ना जी। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालें, यही हमारा फर्स्ट काम है ना जी। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे कि जब जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सोचेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हो गया। अब हमें कुछ यहां तक लाना है, इस चीज को हमें यहां तक ला रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर है, दिख रहा है क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर है। तो मेरे दिमाग में आएगा कि एक काम करते, ए को बाहर निकाल लेते हैं, ए को बाहर निकाल लेते। तो जैसे आप कॉमन ले लेते थे ना, जैसे कि ए प्लस बी है, तो ए को कॉमन लेना है, तो 1 प्लस बी अपन ए को ए इनवर्स बी भी लिख सकते हो, माने ए इनवर्स यानी ए का पावर -1 को ए का पावर -1 इंटू बी भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ये। तो यह तो रियल नंबर था, तो हम इजीली कॉमन निकाल देते, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नहीं निकालते, कॉमन ही निकालते हैं, लेकिन थोड़ा उसका तरीका अलग होता है, उसका तरीका अलग होगा। कैसे होगा, यहाँ पर यह एक अपने आप में मैट्रिक्स है, ये इसका प्रोडक्ट n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंसर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पर 1 नंबर इंसर्ट कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं कि a प्लस ए इनवर्स, ए इनवर्स को ऐसे लिख लो क्योंकि मुझे a को कॉमन निकालना है, प्लस, अच्छा प्लस दे दिया हूं, यू भी इनवर्स, ट्रांसपोज है, सॉरी ट्रांसपोज। अब यहां से आपको दिख रहा है कि इजीली कॉमन हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, आई ए इनवर्स यू भी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहां तक तो चीजें आ गई, लेकिन हमें इसके जगह पर इसको लाना है, अब इसके बारे में सोचना है। ये तो आ गया, अब हमारा मेन फोकस इस पर होना चाहिए कि यहां पर कैसे क्या किया जाए कि ये आ जाए। तो यहां पर थोड़ा बहुत हमें दिमाग का यूज करना होगा। तो एक काम करता हूं, देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह एक वेक्टर आएगा, नहीं जी, जैसे कि आप a इंटू एक्स करते हैं तो यहां पर कॉलम वेक्टर आता है ना, मालूम है। क्लियर है ना जी, ठीक। तो इसको आप x मान लो, ठीक है। वेयर x इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स u हो गया, x इक्वल टू a इनवर्स u हो गया। तो अब हमारे पास ये हो गया, तो अब ये चीजें दिख रही है। तो जब आप इसका मैट्रिक्स बनाइएगा मल्टीप्लाई करके, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया होगा, मैं जैम में पढ़ाया था, आपको मैं यहां पर बतला देता हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजें कनेक्ट हो रही है
तो मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूं कि क्या है प्रॉपर्टी। जैसे ए कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा एन है। तो जो इसका डिटर्मिनांट होगा, ये इसमें रिपीट भी कर सकता है, लेकिन एन आइगन वैल्यू लेना है, ठीक है ना, रिपीट के साथ। तो जो इसका डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। ये आप लोगों को याद होगा। याद है जी? हाँ सर। ठीक। तो इसके बाद यहां पर देखा जाए x इंटू भी ट्रांसपोज, ठीक है ना, x इंटू भी ट्रांसपोज, x इंटू भी ट्रांसपोज, जो इसका आइगन वैल्यू होता है ना, x इंटू भी ट्रांसपोज या y ट्रांसपोज कर दो, बाद में मैं भी को रिप्लेस कर दूंगा। ये जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इससे जो मैट्रिक्स निकल के आता है, इससे जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका रैंक 1 होता है। रैंक पता है ना कैसे निकालते हैं? रो ऑपरेशन अप्लाई करके नीचे के सारे एंट्रीज को आप क्या बनाते हैं? जीरोज बनाते हैं। तो सारे की सारे रो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक को छोड़ करके। तो हम कहेंगे कि इसका रैंक 1 है। आप देख लेना अप्लाई करके, आप x रैंडमली कुछ भी चूज करना, y रैंडमली कुछ भी चूज करना, मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आप बनाना और ऑपरेशन अप्लाई कर देना, तो रैंक 1 आएगा। तो जब रैंक 1 आएगा तो मैंने इसका एक और है कि इसके जो सारे आइगन वैल्यूज होंगे ना, एक को छोड़ करके 0 होगा। यदि n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा तो n माइनस 1 टाइम्स 0 आइगन वैल्यू मिलेगा, यानी 0 0 0 0 0 0 n टाइम्स मिलेगा। तो जो इसका आइगन वैल्यू होगा 0 0 0 0 n माइनस 1 टाइम्स होगा। ये अब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, याद होना चाहिए। ये आप निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो, कोई चैलेंजिंग नहीं है। n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, ऐसे करके आप एक जनरल पैटर्न बना सकते हैं। फिर जो इसका एक नॉन जीरो जो आइगन वैल्यू होगा वो y ट्रांसपोज x होगा। या आपस में डॉट कर दो, आप x ट्रांसपोज y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं देख लेना कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो इसका जो एक आइगन वैल्यू होगा y ट्रांसपोज x होगा, यह रियल नंबर आएगा। ये जो आएगा यह रियल नंबर आएगा, रियल नंबर, यानी एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट। आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना 11th-12th में? हाँ, वही वाली चीज है यहाँ पे। ये दो वेक्टर के बीच का डॉट है। इससे यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको आप डॉट मान लेना। जैसे कि ये है आपका n क्रॉस 1, ये है 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स और ये n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा और यह क्या होता है? रियल नंबर होता है। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स दैट मीन्स कि वह एक रियल नंबर है, स्केलर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका एक आइगन वैल्यू ये हो गया, ये। इसके साथ आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि यदि ए का आइगन वैल्यू आपको मालूम है, यदि आपको ए का आइगन वैल्यू मालूम है तो ए प्लस के टाइम्स आई या प्लस के एनी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो जो इसका आइगन वैल्यू होगा क्या होगा? लेमडा 1 प्लस के, लेमडा 2 प्लस के डॉट डॉट लेमडा n प्लस के होगा। और k टाइम्स a का आइगन वैल्यू क्या होगा? जहां पर k नॉट इक्वल टू 0, तो k टाइम्स लेमडा 1,
के टाइम्स लेमडा टू, यानी हर एक आइगन वैल्यू में के टाइम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने जैम की तैयारी किया है उसको ये चीजें याद भी होगा अच्छे से। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब आपको आईजे रिजल्ट आप याद कर लो कि हाँ कुछ ऐसा होता है। एक आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पोलिनोमियल जिसको मैं आपको कल बतलाया था, इक्वल टू 0 करके क्या कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना है, वही क्या होगा आइगन वैल्यू, यानी ए माइनस एक्स टाइम्स आई मीन्स आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, यानी लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा n। तो यहां पर आइडेंटिटी है ना जी, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 डॉट डॉट 1 n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स और 1 प्लस वाई ट्रांसपोज, यानी भी है ना, तो भी ट्रांसपोज x होगा। एक मिनट, हमें क्या लाना है, वो लाना है ना जी, हमें कुछ ऐसा लाना है ना, तो कुछ ऐसा लाना है तो हमें क्या करना होगा, एक मिनट, भी ट्रांसपोज यू, इसका ये है, अच्छा तो भी किधर है, अच्छा भी उधर आ जाएगा, नहीं जी भी हमारा उधर आ जाएगा, ठीक है देख लो मिला लो एक बार, हमारा जब मैं इसको ये हमारा x हो जाएगा और भी का ट्रांसपोज उधर आ जाएगा, ठीक है, तो भी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, भी ट्रांसपोज x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब x के जगह पर आप पुट कर दो, x के जगह पर पुट कर दो जो आपने माना है, भी ट्रांसपोज ए इनवर्स यू, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो 1 इंटू समथिंग, तो इसका आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस भी ट्रांसपोज ए इनवर्स यू हो जाएगा, यानी 1 आई प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स होगा। यह यहां पर वेक्टर है और ये यहां पर रियल नंबर है, ये होगा। तो हो गया, अब आप इसको उठा करके यहां पुट कर दीजिए, यही है ना, देखो तो दोनों सेम आ गया, तो प्रूफ हो गया। तो बस यही करना था, समझ में आया आप लोगों को। तो जो कुछ टर्म आया मैं हर एक टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, और आप पहले से काफी कुछ जानते भी है, तो वो इजीली आप लोगों से कनेक्ट हो रहा होगा। चलो लिख लो आप,
चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट 2 करा कि यह इन्वर्टिबल कब होगा, नेसेस यानी बी इन्वर्टिबल कब होगा। बी को इन्वर्टिबल करना तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए तो इन्वर्टिबल है, तो ए का तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, यानी यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब यह नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, बी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब कह रहा है कि इफ बी इन्वर्टिबल, तो वो निकालना है कि बी इन्वर्स क्या होगा। बी इन्वर्स आपको निकालना है। आइए ट्राई करते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ये गिवन है, और b क्या है, इन्वर्टिबल है। यानी इन्वर्टिबल कब है, जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो b आपका इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो जब b इन्वर्टिबल है तो गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा ये हमें देखना है। तो आइए ट्राई करते, होता है कि नहीं। तो यह नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आइए काम करते हैं कि बी इन्वर्स निकालने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा, नहीं जी। तो हमें पता है कि ए इन्वर्टिबल है, ये हमें पता है कि ए आपका इन्वर्टिबल है। तो जब ए इन्वर्टिबल है तो वैसे ही जैसे हमने डिटर्मिनेंट के लिए किया था उसी काम को करते हैं वापस से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी को आप क्या लिख सकते हो, ए कॉमन हो जाएगा और आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स यू भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इसको वापस से x मान लीजिए, चूंकि यह नॉट इक्वल टू 0 है ना, मैं पहले ही ले रखा हूं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर x इक्वल टू क्या है, ये है। तो यहां से b इनवर्स हमें दिख रहा है कि b इनवर्स क्या हो जाएगा, जो मैं कल आपको प्रॉपर्टी बतलाया था, ये हो जाएगा। नहीं जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि यह इन्वर्टिबल है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए एक चीज हमें सोचना होगा। इसके लिए हमें एक चीज सोचना होगा कि जो i प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा ना, वो इस फॉर्म में होगा, i माइनस या जो भी ये प्लस अल्फा का लो लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा एक्स वाई ट्रांसपोज के फॉर्म में होगा। अब कहोगे कि ये आप कैसे लिख दिए, ठीक है, माइनस अल्फा ले लेता हूं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ये
अब कहोगे कि आपने ये कैसे लिख दिया, बात तो आपकी सही है कि हमने कैसे लिख दिया। एक्चुअली इसका रैंक 1 है, ठीक है ना, तो मीन्स रैंक का भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। रैंक बस एक तरीके का ये गेस है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, यह एक तरीके का गेस है, तुक्का मारा गया, ठीक है। और तुक्का मार करके देखा गया कि क्या ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा कि इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। ये एक तुक्का मारा गया कि क्या ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा। तो यदि अल्फा निकल गया तो बस काम बन गया, यदि अल्फा निकल गया तो काम बन गया। तो हमें मेनली अल्फा निकालना। अब हमें नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, बस मैं एक तुक्का मार रहा हूं। तुक्का लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि मैथमेटिक्स है। यहाँ पर आई है, यहाँ पे ये है, इसका सारा आइगन वैल्यू 0 हो रहा है, बस एक को छोड़ करके, रैंक 1 है, तो क्या पता लक फैक्टर काम आ जाए, ठीक है। तो एक काम करो, इसको इधर लेकर के आओ और देखो कि क्या ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। यदि इसका इन्वर्स ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। सही है ना जी, बात समझ में आए, मीन्स आ रही होगी। कैसे भी ऑपरेट कर दो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए दोनों की वैल्यू आई ही होती है, क्योंकि ए इन्वर्स हमेशा यूनिकली एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी, इसका अल्फा एक्स वाई ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये बात समझ में आई आप लोगों को। क्लियर है जी? ठीक। अब देखिए यहां पर ये आई कैंसल आउट हो रहा है, नहीं जी, दोनों साइड से आइडेंटिटी है तो हट गया। तो क्या बच गया, एक्स वाई ट्रांसपोज माइनस अल्फा एक्स वाई का ट्रांसपोज माइनस, ये देखो तो यह आपका रियल नंबर होगा। क्लियर है? कोई स्केलर होगा ना, रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर जैसे कि a इंटू 2 इंटू बी रहे, तो आप 2 इंटू ए इंटू बी लिख लेते हो ना जी, स्केलर को बाहर निकाल देते हो, तो इसको बाहर निकाल दो। अल्फा वाई ट्रांसपोज एक्स, ये एक रियल नंबर है, फिर एक्स वाई का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। हमें चाहिए अल्फा, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इन दोनों के कॉमन से निकलेगा, यही ना, एक्स वाई ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स वाई ट्रांसपोज, एक मिनट, एक्स वाई ट्रांसपोज कॉमन हो रहा है ना जी, देखो तो अल्फा एक्स वाई का ट्रांसपोज कॉमन हो रहा है, ये और ये कॉमन हो रहा है, तो यहां पे क्या बच गया। अब ये रियल नंबर है, 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स बच गया इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? ध्यान से सोचो आप, यह रियल नंबर है और एक्स ट्रांसपोज
एक्स इंटू वाई ट्रांसपोज, यह एक मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है, और यह रियल नंबर है, रियल नंबर है तो मैं 1 दे दिया, मैट्रिक्स रहता तो आई देता। क्लियर हो गया होगा? चल, तो यहां तक तो गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे देखो, हमें अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा के लिए अब मैं क्या करूं, इसको मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा, हाँ अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन हो रहा है, यहां तो कॉमन हो गया, तो क्या मिल गया, एक्स वाई ट्रांसपोज, देखता हूं मुझे भी नहीं पता कि किधर जा रहा है, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यह मैट्रिक्स है ना जी, तो यहां पर आइडेंटिटी देना होगा, और यहां पर भी आपको आइडेंटिटी देना होगा, क्योंकि यह मैट्रिक्स में कॉमन ले रहा हूं, मैं मैट्रिक्स कॉमन ले रहा हूं, रियल नंबर नहीं, मैट्रिक्स कॉमन आ रहा है, तो आइडेंटिटी आएगा। तो ये हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। क्या सॉल्यूशन की तरफ कुछ चीजें जा रही है कि गोल गोल घूम रही है? क्या ऐसा अल्फा मिल जाएगा, लग रहा है? अल्फा ऐसा कुछ मिल जाएगा? या मैं बहुत आगे निकल गया? मैं कहीं आगे तो नहीं निकल गया हूं? अल्फा पहले ही तो नहीं हो जाता? सोचो अल्फा निकल जाएगा यहां से, निकलेगा तो किस कीमत पर निकलेगा? ऐसे करने से तो अल्फा नहीं निकलेगा, अल्फा को तो इधर ही करना होगा। क्योंकि एक्स वाई ट्रांसपोज इन्वर्टिबल भी नहीं है कि हम उधर लेकर के इसका इन्वर्स ले ले तो थोड़ा बात बन जाएगी, वैसा भी नहीं है। तुक्का काम नहीं किया क्या? हिंट तो कुछ ऐसा ही दे रखा था। सर हमें आई प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज तो पता है, तो उसका इन्वर्स का ही पता होगा, तो उससे डिटरमिनेंट निकल जाएगा। क्या हमें पता है? आई प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज का आइगन वैल्यूज पता है हमें सर, तो उसके इन्वर्स का भी पता है हमें, तो उससे डिटरमिनेंट निकल जाएगा। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? आई प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज का इन्वर्स का। अच्छा, उसका इन्वर्स निकल जाएगा, तो लेकिन हमें इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए ना, वो कैसे निकलेगा? हम्म
क्या इक्वल टू 0 होगा? दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो हम कैसे श्योर रखेंगे कि ये 0 होगा तो ही दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा? This is true for all x. This is true for all x. तो अल्फा इक्वल टू, यदि मैं इसको 0 कर भी दूं तो i अपॉन 1 प्लस वाई ट्रांसपोज x, अच्छा इन्वर्स कर देंगे ना, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई ट्रांसपोज x का पावर -1, ये रियल नंबर है, इनटू आइडेंटिटी। अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अल्फा ये आ जाएगा। जब अल्फा ये आ जाएगा तो इसको वहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? i माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज अपॉन में 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स, यह रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। एक काम करो, वेरीफाई करो, ठीक है ना? इसको इसमें मल्टीप्लाई करके देखो तो, इसको इधर ला करके इसको अल्फा के जगह पर पुट करके देखो तो क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं ये बोल रहा हूं कि i प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज इंटू आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज अपन में 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। तो आई आ गया माइनस एक्स ट्रांसपोज एक्स वाई ट्रांसपोज एक्स प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज ओके अपॉन में 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स। ये आपका बाहर आ जाएगा नहीं जी, वाई ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा, वाई ट्रांसपोज एक्स रियल नंबर है तो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी प्लस, एक काम करते हैं इसको एक साथ तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो ये सभी के सभी, इन सब का सम 0 होना चाहिए मुझे लग रहा है, तो ही ना पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसे होगा? तो आइए लेते हैं कॉमन, इसको इसके साथ लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ लोगे तो माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज, एक काम करते हैं प्लस एक्स वाई ट्रांसपोज लिख लो, माइनस इसको इधर लेकर गया एक्स वाई ट्रांसपोज माइनस, यह रियल नंबर है तो कॉमन हो गया वाई ट्रांसपोज एक्स, एक्स वाई ट्रांसपोज वेक्टर है, और ये कुछ ऐसा हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्लियर है? चल माइनस, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि, और इसको कॉमन ले लो, रियल नंबर है ये, आइडेंटिटी आ गया जी।
तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो हमने निकाला है वही होगी। क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया। जब हमने गेस ही पर पूरा काम निकाला है तो इसको भी गेस ही करके करना था, ठीक है। ठीक, अब यहां पर इसको पुट कर दो, इसका इन्वर्स निकल गया ना हमारा, इसका इन्वर्स ये हो गया, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इक्वल टू में आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज अपन में 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स इंटू ए का इन्वर्स। अब एक्स आप पुट कर दो जो आपने माना है, और ए इन्वर्स को अंदर ले लो। ए इन्वर्स एक्स क्या था जी, ए इन्वर्स यू माइनस ए इन्वर्स यू भी ट्रांसपोज ए इन्वर्स अपॉन में 1 प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स। हो गया, निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर जी आपने सोचा कैसे, तो प्रैक्टिस करोगे तब ना सोच पाओगे। मैं क्या किया हूं, बस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाऊं। मैं पहले कोशिश कर लिया था, पहले ही देख लिया था कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, मैं ट्राई कर लिया था और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं प्रोसीड किया। ये वाली चीजें तो खैर पता था मुझे, ये जो मैं निकलवाया एक्चुअली ऐसा मैं जैम में भी क्वेश्चन दे रखा हूं, तो ये मुझे पहले से पता था। तो ये वाली चीजें मुझे पता था, ठीक है। बाकी जब ये पता है तो बी इनवर्स ये भी इजीली है। मेन है ये वाली चीजों को सोचना था, ये वाली चीजों को सोचना था। तो यहां से तो यहां तक मैं निकल गया, ठीक है। यहां से यहां तक तो गाड़ी निकल गई ना। ये वाले काम हमने पहले भी कर रखा था डिटर्मिनेंट निकालने में, तो उसी काम को मैं रिपीट कर दिया। फिर मैं पूरे पर इन्वर्स ले लिया, तो ये सही रह जाएगा, हमें ये निकालना था। बस ये वाली चीजों का मैं मालूम किया था। गाड़ी तो यहां तक पहुंच गई थी, यहाँ ये सिर्फ मैं मालूम किया था, ठीक है ना। ये मैं चीजों को हेल्प लिया था कहीं से, ठीक है। तो वो फिर मैं समझ गया कि अच्छा ठीक है। तब तो फिर तो गाड़ी आगे निकल ही गई। अब मुझे आगे का नहीं पता था कि आगे कैसे करना है, बस मुझे ये पता था कि अच्छा ये लिख दिया तो ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें भाई इन्वर्स प्रॉपर्टी है, इसको अप्लाई करना था। मैं अप्लाई किया, फिर आकर के मैं यहाँ फंस गया, तो फिर यहाँ पर तुक्का लगा दिया, ठीक है कि चलो ठीक है ये जीरो होगा, फिर भी तो जीरो हो ही रहा है, तो काम करते इसको जीरो कर देते। तो जीरो करते ही मेरा अल्फा निकल गया। तो एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि जो मेरा अल्फा आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन में ये चीज़ें पास हो गई। तो जब पास हो गई तो मैं श्योर हो गया कि अल्फा की वैल्यू यही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्स हमेशा यूनिक मिलता है। जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो इन्वर्स हमेशा यूनिक मिलता है, ये हमें बात अच्छे से पता है। तो फिर यानी सारा कुछ क्या है, बेस है। सब कुछ क्या है, बेस ही आपको पुश कर रहा है ना कि हाँ ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई 100%। चलो, तो अभी तक आपने सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस नहीं किया था। हाँ, क्या किसी को कुछ पूछना है? ठीक, लिख लीजिए। पेज इधर उधर हुआ होगा तो बतलाइएगा, मैं कर लूंगा। देख लेना कैसे लिखना है। यहां तक तो पता ही होगा ये, फिर इसको सॉल्व किया, फिर यहां से ये जाना है, फिर इसको मैं क्रॉस वेरीफाई किया था, उसको आप लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए, इसको आप लिख लेना।
फिर ये हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक होगा ब्राइटनेस? चल बतलाओ, आप फटाफट बतलाओ। ये खुद से सोचना होगा कि एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है, वो बोलेगा नहीं। सर इतना क्वेश्चन, इतना इजी आएगा? हाँ इजी आएगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं ना। ये हमें चेक करना है, मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं, क्या ऐसा कोई रिजल्ट होता है? याद है आपको? हाँ सर, ट्रू है सर। ट्रू है, ठीक। जैसे कि ए इनवर्स हमें क्या पता है, ए ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही पता है। हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज अपॉन में, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट है ना, और इसका जो ए ज्वाइंट होता है ना वो इसके इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होता है, यानी ए ज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसको आप, और दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज का इनवर्स। नहीं जी, ये ट्रू हो गया। आपकी जानकारी के लिए करा दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना है, लिखते जाना है, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स, ये तो आसान है। नहीं जी, ये चैलेंजिंग नहीं है आपके लिए। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर देना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो प्रॉपर्टी दे रखा है, इतना है तो देन ये बात तो सही है, ठीक है। चलो, क्या इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू, क्या ऐसा लिखा? हाँ, क्यों नहीं, ठीक है ना। चलो, वो इन्वर्टिबल ही होगा, आइगन नॉट इक्वल टू 0 है ना, आइगन वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो कोई ऐसा कोई नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं जिसका स्क्वायर आई होगा, यह इम्पॉसिबल होगा। तो जब भी आई है तो 100% गारंटी है कि ए इन्वर्टिबल है। ये वाली चीजें, ये भी आपको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। चलो, ये लिखना गलत है, नहीं नहीं, PYQ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू बी है, वेयर a इज 3×3, ठीक है ना, तो ax इक्वल टू 0। तो आपको ये मालूम होगा
कि ए जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। नहीं जी, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी यदि हो जाता है, अच्छा होमोजीनियस मैट्रिक्स है, इसको नॉन होमोजीनियस बना दो, ठीक है। यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाता है तो इस केस में यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हुआ और साथ में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो गया तो इस केस में सॉल्यूशन मिलेगा और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और रैंक ऑफ ए हाँ, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है तो इस केस में नो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जब ए नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ए जब नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, इस केस में आप रैंक निकाल लीजिएगा रैंक मेथड से, तो यही वाली चीज़ है, अब डिटर्मिनेंट वाली चीज़ें काम नहीं आएगा। यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, ठीक है ना, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा, जब भी होगा लेस ही होगा, तो इस केस में नो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यदि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। बस यही है सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस। और आपको रैंक निकालने आता है कि रैंक कैसे निकालते हैं, रो इक्लोन फॉर्म से आप रैंक को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बस ये सारी चीजें देखना है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो बिल्कुल सही है, हैज नो सॉल्यूशन, कहना गलत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो रहा है तो दो केस हो रहा है, इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन का भी, नो सॉल्यूशन का भी, तो ऐसे ही डायरेक्ट कहना गलत हो जाएगा। नहीं जी, ठीक, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, जब देखो जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, रैंक ऑफ ए क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि उसका सारा का सारा माने रैंक ऑफ ए डायमेंशन की इक्वल हो जाए, रैंक ऑफ ए क्या हो जाए, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो उस केस में आपका रो या कॉलम दोनों ही क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, v1 v2 v3 या r1 r2 r3 ये सभी के सभी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। चलो, अब सर यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा तो ए 4x3 का मैट्रिक्स रहा, ठीक है ना, तो जब 4x3 का मैट्रिक्स रहा तो रो 4 होगा ना जी, ये होगा, और कॉलम क्या होगा, 3 कॉलम होगा, ठीक है। तो इस केस में रो जो होगा ना लीनियरली, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो होगा ना, देखो यदि अब डिपेंड करेगा, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा, 4 तो कभी नहीं होगा, 3 या 3 से कम होगा, यदि रैंक ऑफ ए 3 होता है तो इस केस में कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यह रो है, यह आपका रो के फॉर्म में ऐसे है, ठीक है, तो यदि आप कॉलम के फॉर्म में लिखो तो ये होगा, तो कॉलम क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और रो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कॉलम आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट और रो क्या होगा,
लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी रो लीनियरली डिपेंडेंट और कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाए तो उस केस में रो और कॉलम दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। रो ऑपरेशन ठीक है ना, यही है जो आप काम करते हो। क्या कुछ चेंजेज आता है? इजी क्वेश्चन है ये, आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कराने के लिए था। ठीक है, इन्वर्स रो ये आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कल में निकालने के बतला ही दिया था, आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। इसका एक और तरीका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिख दो। ए I 1 0 0 1 0 0 0 1, देखो जी यही आएगा ना। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसका आइगन, जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स होता है, जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी एंट्रीज सेम हो, तो उसका एक आइगन वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। सभी रो एलिमेंट का सम एक रो में, किसी एक रो में एलिमेंट का सम, और बाकी का आइगन वैल्यू 0 होगा। तो ये 3 क्रॉस 3 का है, तो दो जीरो जो होगा, जैसे मैं पहले बतलाया था कि n-1 टाइम्स 0 आएगा और एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा। तो सेम केस यहाँ भी ये। अब इसका आइगन वैल्यू ये आप यदि आप इसको a मान लो तो मैट्रिक्स A प्लस इस फॉर्म में आ गया ना, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? 3 प्लस a ये हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर a प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है? चलो अब आपको यहां पर कह रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ये केस लेना है। तो आप यहां पर डिटर्मिनेंट निकाल लेना। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू निकाल करके इक्वल टू एक जीरो कर नॉट इक्वल टू 0 कर लेना। उसके लिए माने इक्वल टू 0 कर देना और उसको हटा देना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 का केस हो जाएगा। यदि आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व कीजिएगा तो इक्वल टू 0 करके जो आएगा के की वैल्यू, मान लीजिए कि ए और बी आया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगा, के की कोई एक ही वैल्यू आएगी। तो जब के की कोई एक ही वैल्यू आएगी ना, तो अब उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप यह चेक कर लीजिएगा, रो इक्लोन फॉर्म। इसका रैंक निकाल लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसी एक क्वेश्चन को करा देता हूँ। इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट क्या होगा? रो फॉर्म लगा देता हूँ। 1 1 1 0 1 2 0 k माइनस 1 0। तो k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, जिससे कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 कर दो। रो इक्लोन फॉर्म आप अप्लाई कर दो। 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 और 2। तो देख रहे हो रैंक ऑफ ए क्या हो गया? इसको बंद कर दो। रैंक ऑफ ए कितना हो गया? 2। और रैंक ऑफ ए भी क्या है जी? 3 है ना। 1 2 3 नॉन जीरो मिल रहा है पूरे मैट्रिक्स में 3। यदि मैं इसको बंद कर दूं या सिर्फ इस पर मैं रो इक्लोन फॉर्म अप्लाई करो, तो रैंक ऑफ ए क्या आएगा? 2 आएगा। जब पूरे को मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं तो रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है? रैंक ऑफ ए भी क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी नो सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस बनेगा, ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई?
ठीक, ये कर लोगे, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, देख लेना। ये कह रहा है ना, ठीक है, एक आपको मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी ये होता है, ठीक है, ए और बी इन्वर्टिबल है तो ही ये इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो फिर आप ऑपरेट कर देना, पहले ए इन्वर्स फिर बी इन्वर्स, राइट साइड से कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। फिर ये तो हमने कर ही दिया प्रूफ, नहीं जी, चलो ये कर ही लोगे, अब आपसे ये हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन, अच्छा सॉल्व एक्स, अच्छा एक्स निकालना है वेर ए ये दिया है, सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना, तो कर लोगे नहीं जी, आसान तो है, मुश्किल थोड़े है, मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स को मान लेना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अब हो जाएगा, कर लोगे जी, ए को यहां पर रख करके और आपस में इक्वल करके एक्स वाई जेड, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन आएगा, ये वाला करेगी विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेगी इफ एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी बी, यानी बी कोई भी चूज कर लो, इसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन है, देन बी इन्वर्टिबल, बिल्कुल सही है, उसका माने बी आप कुछ भी चूज कर लो, ऑलवेज इसके पास सॉल्यूशन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ए इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जैसे इन्फिनिटली में उसके पास सॉल्यूशन होगा, माने जैसे कुछ बी के लिए जैसे ही नो सॉल्यूशन होगा ना, या इन्फिनिटली में सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में ए इन्वर्टिबल नहीं होगा, लेकिन जब इसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन है, कोई भी बी चूज कर लो, कुछ भी बी चूज करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी ऑलवेज इक्वल आ रहा है बी की किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी वेक्टर के लिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए इन्वर्टिबल हो। ए ट्रांसपोज इज इन्वर्ट, अरे भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, इफ ए इज इन्वर्टिबल, अरे भाई इतना इक्वल देन ए मस्ट बी सिमेट्रिक, ऐसा जरूरी है, जब ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई होगा तो ए मस्ट बी ऑर्थोगोनल होगा ना, कि सिमेट्रिक होगा, गलत है, ठीक है, चलो रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये नलिटी क्या है, नलिटी ऑफ ए यानी नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका डायमेंशन को ही क्या कर रहे हैं, नलिटी, तो यह डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, तो नलिटी ऑफ ए इज 3, यानी डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ठीक, रैंक 4 है ना, रैंक 4 है, तो 4 प्लस नलिटी का डायमेंशन, नल स्पेस का डायमेंशन को नलिटी कहते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कितना है जी, 7, 3 आ गया, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज 4, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस कितना होगा, 4 होगा, अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस कितना होगा जी, 4 होगा, बात तो सही है, रैंक इक्वल क्या होता है, कॉलम स्पेस का डायमेंशन होता है, ठीक है ना, रैंक इक्वल ही कॉलम स्पेस का डायमेंशन होता है, एक्स इक्वल टू 0 है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है,
यहाँ पे 0 हो गया ना, तो हमेशा इसके पास इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 7 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। रो ऑफ ए हाइज इन्फिनाइटली रो ऑफ ए लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये कैसे होगा? डायमेंशन 4 है और रो के पास कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अब ये भी कराया ना, देखो कराया, और यहां पर क्वेश्चंस आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिखना पड़ेगा सुन सुन के, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। इसके अलावा मैं अगले क्लास में इतना थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं जीसीडी वगैरह कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह सब मैं कल ही कंप्लीट कर दूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। आइए, आपने 7-8 क्लास में पढ़ा भी है, बस थोड़ा सा उसको इसके लैंग्वेज में, यहाँ के लैंग्वेज में कनेक्ट कर देना, तब पटाख से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो कल उसी पर क्लास होगी। तो कल मुझे लग रहा है कि कल 21 हो जाएगा ना, तो कल वो चीज़ें समाप्त हो जाएगी। या कल ही स्टार्ट होगा, कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पहले करें, फिर उसके आगे का देखेंगे। शायद उसके बाद आपका कैलकुलस हो जाएगा, नहीं जी। तो कैलकुलस में तो 10-12 क्वेश्चंस करा दूंगा, तो पूरा का पूरा आपका कैलकुलस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलस के बाद अब फिर सीधे आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह चीज़ें आ जाएगी, तो उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही कराना है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर राधिका मैम 1-2 को क्लास ले लेंगी, तो उनका हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सीधे लग जाएंगे टेस्ट और PYQ के डिस्कशन वगैरह पे, ठीक है ना। चलो।